छह अजनबी लोगों को एक गेम खेलने बुलाया जाता है। इनाम सिर्फ पैसा नहीं होता, क्योंकि इस गेम में हारने वाला दोबारा बाहर नहीं निकलता। तो कहानी की शुरुआत होती है। एक युवा लड़का बेन अचानक एक कमरे की छत से नीचे गिरता है। जैसे ही वह संभलता है, उसे एहसास होता है कि उस कमरे की दीवारें धीरे धीरे अंदर की तरफ खिसक रही हैं। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन उसके लिए उसे एक पजल सॉल्व करके एग्जिट अनलॉक करना होगा। बेन पूरी कोशिश करता है, दिमाग लगाता है, लेकिन समय के साथ दीवारें और पास आती जाती हैं। आखिरकार वह पजल सॉल्व नहीं कर पाता और दीवारें उस पर बंद हो जाती हैं। अब कहानी 3 दिन पहले की है। शिकागो में अलग अलग लोगों को एक रहस्यमयी पजल क्यूब भेजा जाता है। ये लोग हैं जोई, जो एक फिजिक्स की स्टूडेंट है, जेसन एक अमीर डे ट्रेडर है, और बेन जो एक स्टोर में स्टॉक बॉय की नौकरी करता है। तीनों को अलग अलग ये पजल मिलता है, और जब वे इसे सॉल्व कर लेते हैं तो उन्हें एक कंपनी की तरफ से न्योता मिलता है। इस कंपनी का नाम है माइनोस मिनोस। उन्हें बताया जाता है कि वे एक खास एस्केप रूम गेम में हिस्सा लेने वाले हैं, और अगर वे जीत गए तो उन्हें $10,000 का इनाम मिलेगा। जोई, जेसन और बेन जब माइनोस के ऑफिस पहुंचते हैं तो वहां एक वेटिंग रूम में उनकी मुलाकात बाकी कंटेस्टेंट से होती है। यहाँ उनसे मिलते हैं माइक, जो एक ट्रक ड्राइवर है, अमांडा, जो इराक वॉर की वेटरन रह चुकी है, और डैनी, जिसे एस्केप रूम्स का जबरदस्त शौक है। सब लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी बेन बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, एक खतरनाक सच्चाई सामने आती है। ये वेटिंग रूम कोई साधारण कमरा नहीं होता, बल्कि यही उनका पहला एस्केप रूम होता है, और वो भी एक विशाल ओवन। कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और सबको समझ आ जाता है कि अगर समय रहते बाहर नहीं निकले तो जिंदा जल जाएंगे। किसी तरह सब मिलकर इस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अगले कमरे में पहुंचते हैं। ये कमरा बिल्कुल अलग होता है। यहाँ एक सर्दियों की लकड़ी की झोपड़ी, चारों तरफ बर्फ से ढके जंगल, और सामने एक जमी हुई झील दिखाई देती है। देखने में सब कुछ नकली लगता है, जैसे किसी फिल्म का सेट हो। लेकिन तभी डैनी झील की बर्फ पर चलता है और अचानक बर्फ टूट जाती है। डैनी बर्फीले पानी में गिर जाता है और बाकी लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही वह डूबकर मर जाता है। उसी पल सबको एहसास हो जाता है कि ये एस्केप रूम सिर्फ खेल नहीं है, ये कमरे सच में जानलेवा हैं। इसके बाद सभी लोग तीसरे कमरे में पहुंचते हैं। ये कमरा एक उल्टा लटका हुआ बिलियर्ड्स हॉल होता है। ऊपर छत पर बिलियर्ड्स टेबलें लगी होती हैं और नीचे फर्श अस्थिर होता है। थोड़ी थोड़ी देर में फर्श के हिस्से अचानक टूटकर नीचे एक बेहद गहरे शाफ्ट में गिरते रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, खतरा बढ़ता जाता है। इस कमरे से बाहर निकलने के लिए एक खास पजल सॉल्व करना जरूरी होता है, जिसमें एक 8 बॉल की अहम भूमिका होती है। जब वह 8 बॉल गिरने ही वाली होती है, तब अमांडा अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। अमांडा 8 बॉल तो पकड़ लेती है, लेकिन उसी दौरान फर्श का एक बड़ा हिस्सा टूट जाता है। वह अपना संतुलन खो बैठती है और सीधे नीचे उस गहरे शाफ्ट में गिर जाती है। इस तरह कमरे का पजल सॉल्व करने के लिए जरूरी चीज बचाने के चक्कर में अमांडा अपनी जान गंवा देती है। इसके बाद वे लोग अगले कमरे में पहुंचते हैं, जिसका थीम पूरी तरह हॉस्पिटल पर आधारित होता है। कमरे में चारों तरफ हॉस्पिटल बेड लगे होते हैं, और जैसे ही सब लोग उन बेड्स को देखते हैं, उन्हें अजीब सा एहसास होने लगता है। धीरे धीरे साफ हो जाता है कि हर एक बेड उनके अतीत के किसी दर्दनाक हादसे से जुड़ा हुआ है। ऐसा हादसा जिसमें वे अकेले जिंदा बचे थे। माइक को याद आता है कि वह एक माइन में हुए हादसे में कैसे बचा था, जब सुरंग ढह गई थी। जोई को अपना प्लेन क्रैश याद आता है, जिसमें बाकी सब मारे गए थे। डैनी को वो खौफनाक पल याद आते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से उसका पूरा परिवार मर गया था और वह अकेला बच गया था। अमांडा जोई को एक डरावनी सच्चाई समझ में आ जाती है। वह महसूस करती है कि ये सारे एस्केप रूम सिर्फ रैंडम नहीं है, बल्कि हर कमरा उनके पुराने ट्रॉमा और हादसों पर ही डिजाइन किया गया है। इसका मतलब साफ है, माइनोस ने जानबूझकर इन्हीं लोगों को चुना है, क्योंकि ये सभी किसी न किसी बड़ी त्रासदी के सोल सर्वाइवर रहे हैं। ये समझते ही जोई का गुस्सा फूट पड़ता है। वह तय कर लेती है कि अब वह इस बीमार खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। वह पाजल्स खेलना बंद कर देती है और सीधे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन उसी समय हालात और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कमरा धीरे धीरे जहरीली गैस से भरने लगता है और सबकी जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद बाकी लोगों को समझ आता है कि इस कमरे से बाहर निकलने के लिए एक खास हार्ट रेट रजिस्टर करना जरूरी है।
इसी चक्कर में वे एक डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं ताकि दिल की धड़कन सही लेवल तक पहुंच सके। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि जेसन से एक बड़ी गलती हो जाती है। वह गलती से माइक को जोर का शॉक दे देता है और माइक वहीं मर जाता है। किसी तरह जेसन और बेन मिलकर अगले कमरे का दरवाजा खोल लेते हैं, लेकिन जोई बाहर जाने से इनकार कर देती है। वह साफ कह देती है कि वह अब इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगी और इस तरह जोई वहीं पीछे छूट जाती है। अगले कमरे में पहुंचते ही बेन और जेसन को एक और झटका लगता है। वहां एक हैच पर लगा ट्रांसडर्मल ड्रग उनके शरीर में जहर की तरह असर करने लगता है। दोनों को चक्कर आने लगते हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है और वे पूरी तरह डिसोरिएंट हो जाते हैं। इसी हालत में बेन को अचानक एंटीडोट की एक डोज मिल जाती है, लेकिन जैसे ही जेसन को इसका पता चलता है वह बेन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। घबराहट और नशे की हालत में हुई इस लड़ाई के दौरान बेन से गलती से जेसन की मौत हो जाती है। जेसन के मरते ही बेन पूरी तरह टूट जाता है और उसी वक्त वह नीचे गिर पड़ता है, सीधे उसी कमरे में जिससे फिल्म की शुरुआत हुई थी, यानी वही कमरा जहां दीवारें अंदर की ओर बंद हो रही थी। बेन किसी तरह उस पार्लर जैसे कमरे से निकलने में कामयाब हो जाता है। वह वहां मौजूद फायरप्लेस के रास्ते भागता है और आखिरकार उसकी मुलाकात होती है उस शख्स से जो इन सब का संचालन कर रहा होता है, यानी गेम मास्टर। गेम मास्टर बेन को सब कुछ बताता है। वह समझाता है कि हर एस्केप गेम एक खास थीम पर आधारित होता है और हर गेम के लिए जो खिलाड़ी चुने जाते हैं उनके जीवन की पिछली घटनाओं को देखकर ही थीम तय की जाती है। इसके बाद एक पजल मेकर होता है जो उन्हीं अनुभवों के आधार पर कमरों को डिजाइन करता है। गेम मास्टर खुद इन खेलों को लाइव चलाता है, जबकि बाहर बैठे अमीर लोग इस खेल को देखते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं और मजे लेते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। इतना बताने के बाद गेम मास्टर बेन पर हमला कर देता है। बेन पूरी तरह फंस चुका होता है। तभी अचानक वहां जोई सामने आ जाती है। दरअसल हॉस्पिटल वाले कमरे में जोई ने ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करके जहरीली गैस से खुद को बचा लिया था। बाद में जब माइनोस के कर्मचारी कमरे में दाखिल हुए तो उसी मौके का फायदा उठाकर जोई वहां से निकल भागी थी। अब जोई और बेन दोनों मिलकर गेम मास्टर से भिड़ जाते हैं। कड़ी लड़ाई के बाद दोनों मिलकर गेम मास्टर को मार देते हैं। आखिरकार इतनी सारी मौतों और खौफ के बाद बेन और जोई वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और इस जानलेवा खेल से आजादी हासिल कर लेते हैं। जोई बाद में पुलिस के साथ उसी बिल्डिंग में वापस लौटती है, लेकिन वहां पहुंचते ही सब हैरान रह जाते हैं। पूरी बिल्डिंग पूरी तरह खाली और सुनसान होती है। ना तो एस्केप रूम्स का कोई निशान मिलता है, ना किसी तरह का सबूत, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। कहानी यहां से 6 महीने आगे बढ़ती है। जोई की मुलाकात बेन से दोबारा होती है। वह बेन को कुछ अखबारों की कटिंग्स दिखाती है जिनमें बाकी सभी खिलाड़ियों की मौतों की खबरें छपी होती हैं, लेकिन इन खबरों में उनकी मौतों को हादसों की तरह दिखाया गया होता है ताकि किसी को शक न हो कि ये सब एक सोचा समझा खेल था। जो यह भी बताती है कि उसने माइनोस कंपनी के लोगों में छिपे कुछ संकेतों को डिकोड किया है। उन सुरागों से उसे पता चलता है कि माइनोस का अगला ठिकाना मैनहट्टन की एक बिल्डिंग हो सकता है। आखिर में जोई अपना प्लान बेन के सामने रखती है। वह कहती है कि वह न्यूयॉर्क सिटी उड़कर जाने वाली है ताकि माइनोस का सीधा सामना किया जा सके और इस खूनी खेल का सच दुनिया के सामने लाया जा सके। थोड़ी देर सोचने के बाद बेन भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और यही कहानी एक नए खतरे की तरफ बढ़ने का इशारा करती है। इसके बाद एक एयरप्लेन का सीन दिखाया जाता है जहां सब कुछ बुरी तरह गड़बड़ चल रहा होता है। प्लेन संकट में होता है और फ्लाइट अटेंडेंट्स घबराए हुए दिखाई देते हैं। हालात इतने खराब होते हैं कि उन्हें कॉकपिट तक पहुंचने के लिए एक पजल सॉल्व करना पड़ता है। समय के खिलाफ दौड़ चल रही होती है। अगर समय रहते कॉकपिट नहीं खुला तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। काफी मशक्कत के बाद वे लोग पजल सॉल्व कर लेते हैं और कॉकपिट का दरवाजा खुल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्लेन को बचाने का कोई मौका नहीं बचता और वह क्रैश हो जाता है। इसी पल एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। ये कोई असली प्लेन नहीं होता, बल्कि एक मॉक एयरप्लेन होता है, एक टेस्ट सेटअप। दरअसल यह माइनोस कंपनी का नया एस्केप रूम होता है जिसे खास तौर पर जोई और बेन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब साफ है न्यूयॉर्क जाने वाली उनकी फ्लाइट भी एक नया जानलेवा खेल बनने वाली है और माइनोस अब भी खत्म नहीं हुआ है। कहानी यहीं पर एक खुले और खौफनाक मोड़ के साथ खत्म होती है।